हेलो एंड वेलकम गाइस। तो अपने को देखना है कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में, ठीक है। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स जो होती है मतलब ऐसी ड्रग्स जो क्या करेगी, कोलिनर्जिक सिस्टम मतलब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, तो उस सिस्टम को बढ़ावा देगी, मतलब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी ऑफ बॉडी जो होती है उसको इंक्रीज करेगी। तो अपने को याद पता होना चाहिए कि जो कोलिनर्जिक ड्रग्स जो होती है उसके अपन करते हैं दो टाइप्स की कोलिनर्जिक ड्रग्स होती है, डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग। अब डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग में डिफरेंस क्या है? डायरेक्ट एक्टिंग मतलब कि ऐसी ड्रग्स जो क्या करती है, डायरेक्टली एक्ट करेगी किस पे, रिसेप्टर्स पर। तो जो रिसेप्टर्स पर डायरेक्टली एक्ट करेगी यानी रिसेप्टर पर बाइंड करके जो एक्टिविटी दिखाएगी, तो वो कौन सी आ गई, डायरेक्ट एक्टिंग। अब रिसेप्टर कौन से हो गए, निकोटेनिक और मस्केरेनिक, पैरासिम्पैथेटिक के दो रिसेप्टर है, उन पर अगर डायरेक्टली एक्ट करेगी तो वो हो गई डायरेक्ट एक्टिंग। और इनडायरेक्ट मतलब क्या है, जो कि रिसेप्टर पर खुद बाइंड नहीं होगी, ठीक है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल अपने को पता है जब एसिटिल कोलिन जो है वो रिलीज होता है पोस्ट गैंग्लियन फाइबर से, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो रिसेप्टर पर बाइंड करेगा, एक्टिविटी करेगी, लेकिन वहाँ अपने को पता है कि एंजाइम होता है, उसका नाम क्या है, एसिटिल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम। तो वो जो एस्ट्रेज एंजाइम है ना, कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम, जो क्या करेगा उस एसिटिल कोलिन का डिग्रेडेशन करता है। तो इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स कौन सी होगी, अगर मान लो अपन उस एंजाइम को ब्लॉक कर दूं मैं, एनी हाउ अगर मैं उस एंजाइम को बंद कर रहा हूं, तो क्या होगा, एसिटिल कोलिन का डिग्रेडेशन रुक जाएगा। एसिटिल कोलिन का डिग्रेडेशन रुक जाएगा तो उसकी एक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। तो इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स में अपन कौन सी ड्रग्स पढ़ेंगे, जो कि एंटी कोलिन एस्ट्रेज ड्रग होगी, और उस ड्रग से क्या करेगी, अवेलेबिलिटी ऑफ एसिटिल कोलिन विल इंक्रीज। ओके, अब बात करते हैं डायरेक्टली एक्टिंग, जो डायरेक्टली एक्ट कर रही है रिसेप्टर पे, उसकी बात करते हैं, फिर आएंगे इनडायरेक्ट पे। तो डायरेक्ट एक्टिंग में अपन कहते हैं अपने पास दो क्लास आती है। पहली क्लास है अपने पास कोलिन एस्ट्रेस की, और दूसरी क्लास है अपने पास एल्केलॉइड्स की। तो कोलिन एस्ट्रेस जो होती है, तो एक बात है कि अगर मान लो कि अपने को पता है कि पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो है, ये अपने पास पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है, आपको पता है पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर पे क्या निकोटिनिक रिसेप्टर है, मस्करेनिक रिसेप्टर है। तो आप बोलोगे कि सीधा सीधा एसिटिल कोलिन क्यों नहीं दे देते, डायरेक्टली सीधी सी बात है, अगर आप एसिटिल कोलिन दे दो और एसिटिल कोलिन जाके वहाँ पे एक्ट करेगा, सीधी सही बात है। लेकिन दिक्कत क्या है, अपन एसिटिल कोलिन दिया, लेकिन एसिटिल कोलिन देते ही क्या हुआ कि जो एंजाइम है कौन से, कोलिन एस्ट्रेज, और एक होता है अपने बॉडी में स्यूडो कोलिन एस्ट्रेज, ये जो एंजाइम जो होते हैं, इन दोनों एंजाइम में क्या क्या, एसिटिल कोलिन जो होता है उसका इंस्टेंट मतलब हाथों हाथ इसमें क्या किया, इसको मेटाबोलाइज कर दिया। तो एक पॉइंट याद रखना कि एसिटिल कोलिन इज नॉट यूज्ड क्लिनिकली बिकॉज इट इज मेटाबोलाइज्ड वेरी क्विकली बाय कोलिन एस्ट्रेस इन द प्लाज्मा, सो दैट्स वाई वी कैन नॉट यूज एसिटिल कोलिन हियर, ठीक है। केडीटी की एक लाइन देखो, केडीटी माओ, तो यहाँ लिखा है कि कोलिन एस्ट्रेज जो होता है, अपने पता है याद रखना कि दो टाइप के कोलिन एस्ट्रेज होंगे, एक तो हो गया कोलिन एस्ट्रेज जिसे अपन कहते हैं ट्रू कोलिन एस्ट्रेज, और एक होता है अपना ब्यूटेराइल कोलिन एस्ट्रेज जिसे अपन कहते हैं स्यूडो कोलिन एस्ट्रेज, ठीक है। याद क्या रखना है कि आरबीसी ग्रे मैटर, मतलब यहाँ पे क्या होता है, आरबीसी इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद रखना, आरबीसी और ग्रे मैटर जो है यहाँ पे तो कौन सा होता है अपना ट्रू कोलिन एस्ट्रेज होगा, जबकि प्लाज्मा में और बाकी जितनी भी जगह होगा वहाँ पे कौन सा होता है, स्यूडो कोलिन एस्टर होगा। तो ये याद रखना। तो इसलिए क्या होगा, जैसे अपन एसिटिल कोलिन देते हैं ना, तो ये कोलिन एस्ट्रेज ट्रू और सूडो दोनों मिलके क्या करते हैं, इसका डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो इसलिए अपन एसिटिल कोलिन नहीं दे सकते। फिर अपन ने क्या किया, देना तो एसिटिल कोलिन है, तो अपन ने सोचा कि कुछ मॉडिफिकेशन करें, एसिटिल कोलिन जो है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, और मॉडिफिकेशन करके अपना मोटिव क्या था, अपन क्या करना चाहते थे कि मॉडिफिकेशन करके उसको इन दो एंजाइम के लिए अपन क्या करें, रेजिस्टेंस दें। सीधी सी बात है भाई, अपने पास दो एंजाइम थे, एक था अपने पास ट्रू कोलिन एस्ट्रेज, एक था अपने पास स्यूडो कोलिन एस्ट्रेज जिसे अपन ब्यूटाइल कोलिन एस्ट्रेज भी कहते हैं। एसिटिल कोलिन को ये भी तोड़ रहा था, ये भी तोड़ रहा था, तो अपने को क्या मॉडिफिकेशन करने हैं ताकि इन दोनों के लिए रेजिस्टेंस आ जाए। तो जब एसिटिल कोलिन जो है वो दोनों से टूट रहा है, तो अपन ने उसमें मॉडिफिकेशन करके बनाया मेथाकोलिन। मेथाकोलिन जो था वो इसके लिए रेजिस्टेंस नहीं हुई, लेकिन इसके लिए रेजिस्ट हो गया, अच्छी बात है, थोड़ी सक्सेस मिली। फिर अपन ने क्या किया, कार्बाकोल बनाया, उसने इसके लिए भी रेजिस्टेंस है, इसके लिए भी रेजिस्टेंस आ गई, और मेथेनेकोल इसके लिए भी रेजिस्ट है और इसके लिए भी रेजिस्ट है, तो अपन क्या हो गए, सक्सेस हो गए। तो इसलिए क्या हुआ, ये मॉडिफिकेशन काम किया और ये वर्क कर गया। केडीटी में दे रखा है देखो, एसिटिल कोलिन जो था वो इससे भी हाइड्रोलाइज हो रहा है, स्यूडो वाला, ये स्यूडो कोलिन वाला, और मेथाकोलिन की बात करते हैं तो वो
इसके लिए रेजिस्टेंस आ गया, और ये जो है कार्बाकोल और बेथाकोल है, ये क्या है, दोनों के लिए रेजिस्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को पता होनी चाहिए। अब है कि इनका यूज़ देखते हैं। ठीक है, तो मेथाकोलिन, अब क्या यूज़ याद रखना है, सुनो। एम से मेथाकोलिन है, एम से याद रखना मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। तो इसका यूज़ कहाँ होगा, मायोकार्डियम पे होगा। ठीक है, जहाँ पे अपन इसका यूज़ करेंगे। कहाँ पे मायोकार्डियम में क्या यूज़ होगा इसका, पैरासिम्पेथेटिक क्या करता है, डिक्रीज करता है एक्टिविटी। तो मान लो उसको एरिथमिया हो गया, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, टेकिकार्डिया हो गया, तो वहाँ पे अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। बेथानाकोल को बी से याद रखना ब्लेडर, यहाँ मैं अलग से कर देता हूँ। मेथाकोलिन जो है एम से याद रखना मायोकार्डियम। ठीक है, बेथानाकोल को बी से याद रखना ब्लेडर। और ब्लेडर किस ब्लेडर में देंगे बताओ, ब्लेडर पर पैरासिम्पेथेटिक की एक्टिविटी क्या होती थी, वॉइडिंग ऑफ ब्लेडर करवाएगा, मतलब यूरिनेशन, यूरिन आउटपुट बढ़ाएगा। तो मान लो एटोनिक ब्लेडर है, ठीक है, उससे यूरिन आउटपुट हो नहीं रहा, तो अपन क्या दे देंगे उसको, बेथेनाकोल दे देंगे। तो उससे क्या होगा, उसका यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा। पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में देते हैं, तो ये क्या करेगा, ब्लेडर का आउटफ्लो इंक्रीज कर देगा। देखो बेथेनाकोल का ये रहा, इट हैज़ बीन यूज्ड इन पोस्ट ऑपरेटिव, पोस्टमार्टम और नॉन ऑब्स्ट्रक्ट यूरिनरी रिटेंशन। आए समझ में, एटोनिक ब्लेडर, यूरिनरी रिटेंशन, तो बेथेनाकोल का ये यूज़ है। कार्बाकोल का इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना। अब देखो सुनो, ये जो है मेथेनाकोल और बेथेनाकोल, इनका क्या फंक्शन है, ये M2 पे एक्ट कर रहा है और ये M3 पे एक्ट कर रहा है, यानी सिर्फ मस्करेनिक एक्टिविटी है। जबकि कार्बाकोल जो है उसकी मस्करेनिक और निकोटिनिक बहुत एक्टिविटी है। तो सी से ऐसे याद रखना कि कॉमन, कॉमन क्या है सी से, बोथ निकोटिनिक एज वेल एज मस्करेनिक एक्टिविटी है इसके पास। और क्वेश्चन में अगर कोई पूछ ले कि सबसे ज़्यादा निकोटिनिक एक्टिविटी इनमें कार्बाकोल की होगी। ठीक है, तो ये भी याद रखना। और अभी एक लेटेस्ट एक ड्रग है, याद रखो, सेवीमेलिन बनाई है, जो कि M3 पर एक्ट करती है, और वो क्या करती है, उसका ग्लैंड्स का सिक्रीशन जो होगा वो बढ़ा देगी। ठीक है, और कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसको अपन, जीरोस्टोमिया में यूज़ करते हैं, ड्राई माउथ जीरोस्टोमिया जिस कंडीशन है, ड्राई माउथ इन सोजन सिंड्रोम। तो यहाँ पे इसका ये होता है याद। ठीक है, तो ये सारी ड्रग्स हैं, इनका याद रहेगा। तो कोलिनेस्टेज वाली सारी ड्रग्स हो गई। ठीक है, अब अपन बात करेंगे एल्कलॉइड्स में। एल्कलॉइड्स में एक ड्रग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके स्क्रीन पे लिखी हुई है, ये देखो अलग से हाईलाइट करके, पाइलोकार्पिन। इसके बारे में अपने को देखना है। पाइलोकार्पिन जो होता है, इसका यूज़ करेंगे अपन ग्लूकोमा में। और याद क्या रखना है कि पाइलोकार्पिन जो होती है, इसको अपन ओपन एंगल ग्लूकोमा, वहाँ पे भी इसका यूज़ करेंगे, और क्लोज एंगल ग्लूकोमा दोनों। अब देखना है अपने को पाइलोकार्पिन का फंक्शन। तो जो पाइलोकार्पिन जो होता है, उसका यूज़ होता है ग्लूकोमा में, ओपन एंगल ग्लूकोमा और क्लोज एंगल ग्लूकोमा। तो दोनों टाइप का ग्लूकोमा जो होता है, उनमें दोनों में इसका यूज़ होता है। अब अपने को याद करना है कि जो पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई जो है कहाँ कहाँ जा रही थी। तो एक तो स्फिंक्टर प्यूपिलाई, पिछले वीडियो में देखा था कि जो सर्कुलर मसल होती है स्फिंक्टर प्यूपिलाई, उस पर पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई जाती है। और उसके साथ साथ सीलियरी मसल जो होती है, उसमें भी क्या होती है, पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई जाती है। और वो लेके कौन जा रहा था सप्लाई, अपना शॉर्ट सीलियरी नर्व। तो शॉर्ट सीलियरी नर्व जो कि थर्ड क्रेनियल नर्व जो होती है उसमें जाती है। और थर्ड क्रेनियल नर्व में क्या होता है कि उसकी एक सुपीरियर डिवीजन, इन्फीरियर डिवीजन में डिवाइड होती है। और जो इन्फीरियर डिवीजन जो होता है वो इन्फीरियर ओब्लिक मसल के साथ साथ अपना पैरासिम्पेथेटिक फाइबर जो होता है उसको भेजता है। तो ये थर्ड क्रेनियल नर्व वाली वीडियो में देख सकते हैं। तो अब देखना है कि सीलियरी नर्व जो होती है, सॉरी, शॉर्ट सीलियरी नर्व जो है वो सप्लाई दे रही है स्फिंक्टर प्यूपिली और सीलियरी मसल को। तो इन दोनों को क्या जा रही है, पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई जा रही है। तो स्फिंक्टर प्यूपिली जो होती है, अगर उसका क्या होगा, स्टिमुलेशन होगा, तो वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। और इसके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, अपने को पता है, मायोसिस होगा। और मायोसिस होगा तो क्या होगा,
रिमूव हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम द इरिडियो कॉर्नियल एंगल। ये सब ग्लूकोमा में अपन अच्छे से देखेंगे। तो ये जो होता है स्फिंक्टर पिपिली पर एक्ट करके क्लोज एंगल ग्लूकोमा में हेल्प कर रही है। और सीलियरी मसल जो होती है उसमें अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ट्रेबिकुलर आउटफ्लो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं कि इट विल इंक्रीज द ट्रेबिकुलर पोटेंसी। तो ये ओपन एंगल ग्लूकोमा में इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया, तो ये उसमें देखेंगे। तो पाइलोकार्पिन जो होता है उसका यूज़ दोनों में होगा, ओपन एंगल ग्लूकोमा में भी और क्लोज एंगल ग्लूकोमा में भी। तो एक ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं, स्पाइस याद रखना, स्फिंक्टर पिपिली मसल हो गई, इरिडियो कॉर्नियल एंगल। तो स्फिंक्टर पिपिली मसल जो पाइलोकार्पिन जो होता है वो क्या करता है, स्फिंक्टर पिपिली मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उससे क्या होगा, इरिडियो कॉर्नियल एंगल पे ऑब्स्ट्रक्शन कम होगा। और ये ई को सी जैसे पढ़ के याद रखना कि क्लोज एंगल ग्लूकोमा में हेल्प करेगा। और उसमें अगर ऐसे याद रखना COMT, तो पाइलोकार्पिन क्या करेगा, इसमें अपने को ट्रेबिकुलर टी से क्या याद रखना है, ट्रेबिकुलर पोटेंसी जो होती है उसको बढ़ाएगा, ठीक है। सीलियरी पहली जो होती है मसल, तो पाइलोकार्पिन ने क्या किया, सीलियरी मसल जो होता है इसको स्टिमुलेट किया, और सीलियरी मसल स्टिमुलेट होगी और उसने क्या किया, ट्रेबिकुलर आउटफ्लो बढ़ा दिया, और ये ओपन एंगल ग्लूकोमा में हेल्प होगा। तो ऐसे याद रख सकते हो इसको। तो मसल कौन कौन सी पे एक्ट करा है, स्फिंक्टर पिपिली और सीलियरी पे। और ये क्लोज एंगल ग्लूकोमा और ट्रेबिकुलर आउटफ्लो बढ़ा रहा है तो ओपन एंगल ग्लूकोमा में। अब अपन देखते हैं डायरेक्टली एक्टिंग देख ली, जो क्या होती है कि सीधी सीधी रिसेप्टर पे एक्ट कर रही है, जिसमें अपन ने देखी कोलिनेस्टर और एल्केलॉइड्स। अब अपन देखते हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग। इनडायरेक्टली एक्टिंग में कौन सी आती है, एंटी कोलिनेस्ट्रेज, यानी कि जो खुद डायरेक्ट रिसेप्टर पे एक्ट नहीं करेगी, लेकिन जो रिसेप्टर पे जो सब्सटेंस एक्ट कर रहा है उसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ा रही है, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ एसिटिल कोलिन जो होती है उसको बढ़ाती है। तो अब अपने को देखनी है इनडायरेक्ट एक्टिंग। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि जो एंजाइम जो है एसिटिल कोलिन एस्ट्रेज जो होता है, उस एंजाइम में क्या होती है, दो साइट होती है। अपना एसिटिल कोलिन एस्ट्रेज जो है उसमें क्या होती है, दो साइट हो गई, ठीक है। एक जो होती है उसकी एस्ट्रिक साइट होती है, एक दूसरी साइट होती है एनाइनिक साइट। तो ये दोनों साइट, दो साइट होती है इस पर। और एस्ट्रिक साइट होती है उस पर सेरिन रेजिड्यू होता है, और नेगेटिव वाली पे होता है ट्रिप्टोफान रेजिड्यू होता है। तो जो एसिटिल कोलिन जो होता है ना, ये दोनों साइड से बाइंड होता है, और उसके बाद क्या होगा, इसका ब्रेक डाउन होगा। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो एसिटिल कोलिन जो है इसका ब्रेक डाउन कैसे हो रहा है, ये दोनों साइड पे बाइंड होता है, और फिर ये जो एंजाइम जो एसिटिल कोलिन एस्ट्रेज जिसका ब्रेक डाउन कर देगा। तो ये अपने को पता होना चाहिए कि नॉर्मली क्या हो रहा है सीन। तो एसिटिल कोलिन जो होता है वो दोनों साइड कवर करके बैठेगा, ठीक है। अब इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स क्या करती है, अब ये जो एंजाइम है कोलिन एस्ट्रेज, इसकी दो साइड है। अब अगर एक ये जो एंजाइम जो होगा, जो कि उसको दोनों साइड चाहिए एसिटिल कोलिन को बाइंड करने के लिए, इनडायरेक्टली एक्टिंग जो ड्रग्स जो होगी वो क्या करेगी, इन दोनों साइड को या फिर इन दोनों में से किसी एक साइड को क्या कर लेगी, ऑक्यूपाई कर लेगी, जिससे क्या होगा कि एसिटिल कोलिन बाइंड नहीं कर पाएगा। अगर एसिटिल कोलिन बाइंडिंग अगर नहीं होगी तो क्या होगा, ब्रेक डाउन भी नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो अब देखते हैं एंटीकोलिनर्जिक्स, जो एंटीकोलिन एस्ट्रेज जो होती है ड्रग्स, जो कि इनडायरेक्टली एक्टिंग होती है, उसमें कौन सी ड्रग्स है और उनकी बाइंडिंग साइड क्या है वो भी देखेंगे। तो एंटीकोलिन एस्ट्रेज जो होती है उसकी दो क्लास में बांटेंगे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल जो क्या होगी, बाइंड होगी और अपने आप हट भी जाएगी, लेकिन इरिवर्सिबल क्या है, बाइंड हो गई तो अब वो हटेगी नहीं, उनको हटाना पड़ेगा, खुद से नहीं हटेगी, ठीक है। तो अब अपन सबसे पहले देखेंगे रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल में दो क्लास आई थी। तो कार्बोमेट्स याद रखना कि जो कार्बोमेट्स होते हैं वो रिवर्सिबल भी होते हैं और इरिवर्सिबल भी होते हैं। और जो भी ड्रग्स है जिसके वजह से स्टिग्मिन आया है वो सारी क्या है, कार्बामेट्स है। तो ये याद रखना है। तो रिवर्सिबल जो होती है उसमें अपन देखेंगे क्या क्या है अपने पास रिवर्सिबल में, देखो कार्बामेट्स है और नॉन कार्बामेट्स है। तो कार्बामेट्स अपने पास और नॉन कार्बामेट्स है। और कार्बामेट्स में एग्जांपल देखेंगे तो फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पायरिडोस्टिग्मिन, रिवास्टिग्मिन, ये सब है। और नॉन कार्बामेट में याद रखना एड्रोफोनियम, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना एड्रोफोनियम। और इसके अलावा एक बार देख लो गैलेंटामाइन जो है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है ड्रग ऑफ चॉइस है गैलेंटामाइन भी। पायरिडोस्टिग्मिन ये भी याद रखना, ये भी एक ड्रग ऑफ चॉइस है। एड्रोफोनियम भी याद रखना है, ये सारी इंपॉर्टेंट है इसकी रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल जो होती है उसको भी अपन दो क्लास में बांटेंगे, एक जो लिपिड सोल्यूबल है और एक जो लिपिड सोल्यूबल नहीं है, मीन्स वाटर सोल्यूबल है। तो रिवर्सिबल जो ड्रग्स जो होती है उसके भी दो क्लास करेंगे, लिपिड सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। तो देखो अपने को क्या याद रखना है कि ये जो लिपिड सोल्यूबल जो होती है और लिपिड जो नॉन सोल्यूबल है, जो वाटर सोल्यूबल है, तो उसमें अपने को देखना है कि एक होती है फाइसोस्टिग्मिन और एक होती है नियोस्टिग्मिन। तो दोनों ही क्या है, एमाइंस है, ठीक है, दोनों ही क्या है, एमाइंस है। अब क्या याद रखना है कि जो नियोस्टिग्मिन यानी जो नया है, तो ऐसे याद रखना कि फाइसोस्टिग्मिन जो है वो पुराना है और नियोस्टिग्मिन नया है। तो और पुराना वाला जो है वो
जैसे 3G हो गया तो नया वाला 4G है। तो ये फाइसोस्टिगमिन जो है वो क्या टर्शरी अमाइन है, टर्शरी अमाइन है, और नियोस्टिगमिन जो है वो नया है तो वो ज़्यादा है, तो क्वाटनरी अमाइन है। तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रक्चर किसकी बड़ी होगी, क्वाटनरी अमाइन जो होता है वो बड़ा होगा साइज वाइज। तो इससे आप यूँ याद रख सकते हो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने में ज़्यादा इजी कौन करेगा, क्वाटनरी अमाइन जो होगा वो साइज़ बड़ा है तो वो नहीं कर पाएगा, तो टर्शियरी अमाइन छोटे साइज़ का तो वो कर लेगा। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि फाइसोस्टिगमिन जो होता है वो लिपिड सोल्यूबल है और नियोस्टिगमिन जो है वाटर सोल्यूबल है, क्योंकि नियोस्टिगमिन बड़ा है और इस वजह से वो लिपिड सोल्यूबल नहीं, मतलब नियोस्टिगमिन जो है वो बड़ा है तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करेगा तो वाटर सोल्यूबल है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब देखते हैं कि जो लिपिड सोल्यूबल है और वाटर सोल्यूबल है इनकी एक्टिविटी कैसे देखेंगे और इनके फंक्शन कैसे देखेंगे, ठीक है। तो अगर मान लो कि बॉडी में पहली बात तो ये कि ये कर क्या रहा है, एसिटिल कोलिन जो होता है उसको बचा रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसी कंडीशन जिसमें क्या हो रहा है, एसिटिल कोलिन का लॉस हो रहा है या एसिटिल कोलिन की कमी हो गई या फिर डिग्रेडेशन बढ़ गया है। और इसका यूज़ कैसे करेंगे, अगर मान लो कि वो प्रॉब्लम सीएनएस रिलेटेड हो कि अगर सीएनएस में कहीं एसिटिल कोलिन की कमी है तो अपन क्या करेंगे, अपन कौन सी ड्रग देना प्रेफर करेंगे, लिपिड सोल्यूबल। लेकिन अगर कहीं पेरीफ्री में, कहीं मान लो मसल्स में, मान लो हाथ की मसल, पाँव की मसल, यहाँ पे अगर दिक्कत हो रही है एसिटिल कोलिन से रिलेटेड, जैसे अपन ने देखा था कि फ्लोपी बेबी सिंड्रोम था, तो वहाँ पे अपन कौन सी देंगे जो पेरीफ्री पे एक्ट करे, ना कि सीएनएस सेंटर पे, तो अपन कौन सी देंगे, वाटर सोल्यूबल। तो ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखते हैं लिपिड सोल्यूबल फाइसोस्टिगमिन जो क्या करेगी, सेंटर पे एक्ट करने वाली। तो अपने को देखना है कि जो सेंट्रल से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें इसके तीन जो है, इसके तीनों के तीनों याद रखने अपने को। देखो फाइसोस्टिगमिन के क्या यूज़ है, सबसे पहले इसका यूज़ याद रखना है, एट्रोपिन पॉइजनिंग में देंगे। एक चीज़ याद रखना कि जो एट्रोपिन जो है, एट्रोपिन और धतूरा, ये दोनों क्या है, भाई भाई, और दोनों ही क्या है, एंटी मस्केरेनिक है। एक तो ये चीज़ याद रखनी है और इससे आगे कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये रट लो कि एट्रोपिन और धतूरा जो है वो दोनों भाई भाई है, क्योंकि धतूरा का जो प्लांट होगा उसमें मेन जो प्रिंसिपल जो टॉक्सिक जो प्रोडक्ट होता है वो एट्रोपिन ही निकलेगा। जैसे धतूरा जो होता है उसकी रूट से क्या होगा, अपने को एट्रोपिन ही मिलेगा। तो धतूरा बोलो या फिर एट्रोपिन बोलो एक ही बात है। और इन दोनों का फंक्शन क्या है, ये दोनों क्या है, एंटी मस्केरेनिक है, एंटी निकोटिनिक नहीं, एंटी मस्केरेनिक, यानी कि ये जो होते हैं वो M1 M2 M3 इन रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे और एसिटिल कोलिन जो होते हैं उसको एक्ट करने नहीं देंगे, ठीक है। तो अपन देखते हैं एट्रोपिन पॉइजनिंग होगी, तो एट्रोपिन पॉइजनिंग में क्या होगा, तो ये दोनों क्या करेंगे, एट्रोपिन पॉइजनिंग होगी, एसिटिल कोलिन जो होती है उसको एक्ट नहीं करने देंगे, तो अपन क्या देंगे उसको, एंटीकोलिन एस्टेज देंगे जो क्या करेगी, एसिटिल कोलिन का लेवल बढ़ाएगी, तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन होगा और एट्रोपिन पॉइजनिंग से रिकवर हो सकते हैं मस्क्रीनिक वाली चीज़ें। और एंगल क्लोजर ग्लूकोमा अपन ने पाइलोकार्पिन देखा था, तो उसका भी सेम वैसे, क्योंकि पाइलोकार्पिन एक्ट करेगा और एंटीकोलिन ये जो फाइसोस्टिगमिन है वो उसको प्रोटेक्ट करेगा पाइलोकार्पिन को। और एल्जाइमर डिजीज, एल्जाइमर डिजीज कैसे याद रखनी है, देखो एल्जाइमर, तो इसको ऐसे याद रखना, CHI मतलब कोलिन इनहिबिशन। तो CHI मतलब क्या हुआ, एसिटिल कोलिन जो है उसका क्या हुआ, इनिबिशन हो गया। तो एसिटिल कोलिन जो है उसका इनिबिशन हो गया, मतलब इस डिजीज़ में हो क्या रहा है कि एसिटिल कोलिन जो है इनिबिशन हो गया। एक्चुअली क्या होता है एल्जाइमर डिजीज़ में, डिग्रेडेशन हो जाता है कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स का। तो एसिटिल एल्जाइमर डिजीज़ में क्या होता है, डीजनरेशन ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स, तो एसिटिल कोलिन जो होता है वो कम हो गया। तो एल्जाइमर डिजीज़ में कोलिन एसिटिल कोलिन की कमी हो गई, तो अपन कौन सी ड्रग्स देंगे जो क्या होगा, एसिटिल कोलिन को बढ़ाएगी। तो अपन पहले उसमें फाइसोस्टिगमिन देते थे, लेकिन अब क्या हो गया मॉडर्न, अब पहले फाइसोस्टिगमिन से भी काम चल जाता था लेकिन उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा देते। तो अब याद रखना है कि ड्रग ऑफ चॉइस अभी के लिए कौन है उसकी, गैलेंटामाइन, गैलेंटामाइन जो कि लिपिड सोल्यूबल एंटी कोलिनेस्टेज, अभी देखा था ना, लिपिड सोल्यूबल एंटी, ये नॉन कार्बामेट जो है गैलेंटामाइन, नॉन कार्बामेट भी है। तो गैलेंटामाइन जो है इसकी ड्रग ऑफ चॉइस हो गई एल्जाइमर की। एल्जाइमर जो है उसमें क्या हो रहा है, CHI मतलब कोलिन क्या हो गया, इनिबिट हो गया। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ऐसी ड्रग्स देंगे जो कि इसको कोलिन को बढ़ा दे, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसमें
फाइसोस्टिग्मिन के 3 याद रखना। अब आते हैं नियोस्टिग्मिन पे। तो नियोस्टिग्मिन जो होता है वो पेरिफ्री पे कोई अगर दिक्कत हुई एसिटिल कोलिन से रिलेटेड तो अपन क्या करेंगे, नियोस्टिग्मिन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला जो आता है इसका माइस्थीनिया ग्रेविस। अब माइस्थीनिया ग्रेविस जो होता है ना, सबको पता है कि माइस्थीनिया ग्रेविस इज एन ऑटोइम्यून डिजीज, ठीक है। और माइस्थीनिया ग्रेविस में होता क्या है, तो एम से याद रखना कि इसमें एन एम निकोटिनिक में एनएम जो रिसेप्टर जो होता है उसके अगेंस्ट में क्या हो रही है, एंटीबॉडीज बन रही है। अब एनएम रिसेप्टर के अगर अगर अगेंस्ट में ऑटो एंटीबॉडीज बन रही है, ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें एनएम रिसेप्टर के अगेंस्ट में ऑटो एंटीबॉडीज बनी, तो होगा क्या कि जो एनएमजे जो होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वो ब्लॉक हो गया। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा, मसल काम नहीं करेगी। एक चीज़ याद रखना कि अगर आपको प्रॉपर मसल स्टिमुलेशन चाहिए यानी कि प्रॉपर मसल की फंक्शनिंग चाहिए तो एसिटिलकोलिन ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, मतलब प्रॉपर स्टिमुलेशन चाहिए मसल की फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर स्टिमुलेशन चाहिए। अगर वो अंडर एसिटिल मतलब अंडर स्टिमुलेट होगा या फिर ओवर स्टिमुलेट होगा, दोनों ही कंडीशन में मसल वीकनेस आएगी, ये चीज़ याद रखनी है। तो माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या हो रहा है, एनएम जो हो रहा है ब्लॉक हो रहा है, मतलब अंडर स्टिमुलेट हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो द नंबर ऑफ फ्री एनएम the number of free NM receptor reduced to 1/3 of normal और स्ट्रक्चरली डैमेज। तो दोनों चीज़ें पॉसिबल है कि एक तो ऑटो एंटीबॉडीज़ ने क्या किया, रिसेप्टर को ऑक्यूपाई कर लिया तो रिसेप्टर के नंबर कम हो गए, और हो सकता है कि वो रिसेप्टर को डैमेज भी करते। तो दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है, एसिटिल कोलिन क्या लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो मसल वीकनेस आ रही है। लेकिन अगर मैंने कहा अगर एसिटिल कोलिन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, तब भी मसल वीकनेस आएगी। तो दोनों ही कंडीशन में मसल वीकनेस आ रही है, ठीक है। अगर एसिटिल कोलिन कम है जैसा कि माइस्थीनिया ग्रेविस है तो भी मसल वीकनेस आ रही है, और अगर एसिटिल कोलिन ज़्यादा है जैसे कि कोलिनर्जिक क्राइसिस में होता है तो भी क्या हो रही है, मसल वीकनेस आ रही है। तो अपने को पता कैसे चलेगा कि ये मसल वीकनेस जो है वो किसकी वजह से आ रही है, ठीक है। क्योंकि मसल एक्टिविटी के लिए अपने को क्या होता है, प्रॉपर स्टिमुलेशन चाहिएगा, अगर कम हुआ तो भी दिक्कत, ज़्यादा हुआ तो भी दिक्कत। तो इस चीज़ को पता लगाने के लिए कि मसल वीकनेस एसिटिल कोलिन कम होने की वजह से या फिर ज़्यादा होने की वजह से, अपने को एक टेस्ट करना पड़ेगा। और ये टेस्ट जो होता है इसको बोलते हैं एड्रोफोनियम टेस्ट, क्योंकि इसमें जो यूज़ करेंगे अपन एड्रोफोनियम का यूज़ करेंगे। और एड्रोफोनियम क्या है, नॉन कार्बामेट रिवर्सिबल, नॉन कार्बामेट रिवर्सिबल एंटीकोलिन एस्ट्रेज एड्रोफोनियम। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो एड्रोफोनियम जो होता है उसका यूज़ करेंगे। और इस टेस्ट के अदर नाम भी क्या रहते हैं, एम्लियोरिएटिव टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये जनरली क्वेश्चन में इसी नाम का यूज़ किया जाता है। और एक और नाम देते हैं इसको अपन टेंसिलॉन टेस्ट। तो सारे नाम याद रखने हैं। तो इस टेस्ट में करते क्या है, तो जो एड्रोफोनियम है अभी देखा कि एड्रोफोनियम क्या है, नॉन कार्बामेट है और रिवर्सिबल ब्लॉक करेगा किसको, कोलिनेस्ट्रेज को। मतलब इसका अगर अपन इसका यूज़ करते हैं तो क्या होगा, एसिटिल कोलिन का लेवल क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, है ना। एक्चुअली इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है देखो, ये हो गया नेगेटिव साइड, एस्ट्रिक साइड, कोलिनेस्ट्रेज। जो एड्रोफोनियम जो होता है वो क्या होता है, एनाइनिक साइड जो होती है उस पर बाइंड करता है, ठीक है। और ये जो बाइंडिंग जो होती है वो क्या होती है, वीक बॉन्डिंग होती है, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड से बनता है। तो ये ज़्यादा देर के लिए बाइंड नहीं रहेगा। अब लगभग 10 मिनट जो होता है, पूरे पूरे 10 मिनट के आसपास ये बाइंड रहता है, और 10 मिनट के बाद क्या होता है, ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, रिमूव हो जाएगा। तो ये 10 मिनट के लिए क्या करेगा, एंड इसकी कोलिनेस्टेज की एक्टिविटी को रोकेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि एसिटिल कोलिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो अगर मान लो कि मसल की जो वीकनेस है वो एसिटिल कोलिन कम होने की वजह से आई है, तो क्या होगा कि एड्रोफोनियम देने पे क्या होगा, एसिटिल कोलिन बढ़ेगा तो इम्प्रूवमेंट दिखेगा। लेकिन अगर एसिटिल कोलिन ज़्यादा की वजह से अगर मसल वीकनेस आई और इसमें और ज़्यादा हो रहा है तो कंडीशन क्या हो जाएगी, वर्स हो जाएगी। तो इससे अपने को पता चल जाएगा कि कंडीशन अगर एड्रोफोनियम देने पे इंप्रूव हो रही है मतलब क्या है, माइस्थेनिया ग्रेविस है, और अगर वर्स हो रही है तो इंप्रूवमेंट आ रहा है तो माइस्थेनिया ग्रेविस है, और अगर बिगड़ रही है कंडीशन या इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो क्या है, कोलिनर्जिक क्राइसिस है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट क्या देंगे, तो ट्रीटमेंट में अपन देंगे नियोस्टिग्मिन, ठीक है। अब नियोस्टिग्मिन क्या करेगा, एसिटिल कोलिन को बढ़ाएगा। और दिक्कत कहाँ आ रही थी, मैं बोलूँगा दिक्कत आ रही थी एनएम रिसेप्टर पे, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में अपन नियोस्टिग्मिन के साथ साथ कुछ और भी देंगे। और ये क्या देंगे देखो, नियोस्टिग्मिन के साथ क्या देंगे, अगर बात करें कि दिक्कत कहाँ पे है, तो दिक्कत अपने पास कहाँ है, एनएम रिसेप्टर पे है। लेकिन निकोटिनिक में अगर नियोस्टिग्मिन देंगे तो एसिटिल कोलिन बढ़ेगा, वो तो निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ साथ मस्करेनिक पे भी तो काम करेगा। और मस्करेनिक पे काम अपने को तो कहाँ चाहिए, एनएम पे काम चाहिए, लेकिन जो मस्करेनिक वाला काम है उससे क्या आएगा, साइड इफेक्ट आएगा।
अपने को ये नहीं चाहिए, तो अपन इसके नियोस्टिग्मिन के साथ साथ क्या देंगे, एंटी मस्करिनिक देंगे, ताकि ये साइड इफेक्ट नहीं आए। और एंटी मस्करिनिक अपने को पता है कौन, अपना एट्रोपिन। तो ये याद रखना है। तो अपने को क्या देना है यहाँ पे, नियोस्टिग्मिन प्लस एट्रोपिन देते हैं। अब याद रखना कि अभी करंट में जो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है माइस्थेनिया ग्रेविस की, वो है ये पायरिडोस्टिग्मिन। तो पायरिडोस्टिग्मिन जो है, पायरिडोस्टिग्मिन पायरिडोस्टिग्मिन जो है, ये क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। अब याद क्या रखना, इसके साथ जनरली अपन इसके एट्रोपिनिक मस्करिनिक साइड इफेक्ट कम आते हैं, तो अपन इसमें एट्रोपिन देते नहीं है, लेकिन अगर साइड इफेक्ट आएंगे तो दे सकते हैं। तो इफ़ इनटॉलरेबल मस्करिनिक साइड इफेक्ट आर प्रोड्यूस्ड देन एट्रोपिन कैन बी एडेड टू ब्लॉक देम। तो ये याद रखना, ठीक है। अब दूसरा फंक्शन इसका देखो, माइस्थेनिया ग्रेविस का अपन ने देख लिया, नियोस्टिग्मिन और एट्रोपिन देंगे। और कोबरा बाइट जो होता है वो भी सेम वैसे ही होता है। यहाँ पे एनएम पे क्या ऑटो एंटीबॉडीज आई थी, और उसमें कोबरा बाइट में क्या होगा, स्नैक जो होगा उसका विनम आके एनएम को ब्लॉक करेगा। तो सेम डिट्टो, तो उसमें भी नियोस्टिग्मिन और ये देंगे अपन एट्रोपिन साथ में। और तीसरा इसका याद है, रिवर्सल ऑफ एक्शन ऑफ नॉन डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट। अब ये जो नॉन डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट है, पहले तो याद रखना कि जो ये नॉन डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट जो होता है, वो एग्जाम्पल हो गया जैसे उसका पेन क्यूरोनियम। तो ये करता क्या है, ये क्या करेगा, रिसेप्टर ब्लॉक कर देगा, ठीक है। और अपने को पता है इसका काम ही यही है, एसिटिल कोलिन को बढ़ाना, तो ये इसका रिवर्सिबल कर देगा। तो तीन एक्शन, तीनों की तीनों याद रखना है। तो रिवर्सिबल जो है उसमें अपन ने दो चीज़ें देखी, क्या देखा, फाइसोस्टिग्मिन देखा और नियोस्टिग्मिन देखा, ठीक है। और फाइसोस्टिग्मिन का जो था देख लिए, तीन फंक्शन आ रहा था जो कि सीएनएस रिलेटेड है, और नियोस्टिग्मिन जो है उसके जो भी फंक्शन है वो पेरिफेरल रिलेटेड है। अब अपन देखते हैं इरिवर्सिबल में। तो जो इरिवर्सिबल जो होती है उसमें क्या देखना है कि जो दो कंपोनेंट आते हैं इरिवर्सिबल के, ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट। जो इरिवर्सिबल जो है उसमें दो चीज़ें देखो, कार्बामेट्स भी इरिवर्सिबल में, एग्जांपल याद रखना कार्बारिल और ये, और ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ये आना ही चाहिए नाम, मेलाथायोन, डाइफ्लोस, ये सब याद होने चाहिए, टेबुन, सेरिन, सोमन, ये सब। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट्स ये दोनों आपके पास इरिवर्सिबल कंडीशन में। ऑर्गेनोफॉस्फेट जो होता है इसकी पोइजनिंग होगी कैसे, जो एग्रीकल्चर जो यूज़ के लिए अपन क्या होता है, जो अपन पेस्टिसाइड और यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट होता है, ठीक है। तो जो फार्मर और जब खेत में काम कर रहा होगा तो क्या होता है, वो ऑर्गेनोफॉस्फेट के क्या होता है, कंटिन्यूस कांटेक्ट में आएगा, तो उसको ये पॉइजनिंग बहुत ही कॉमन है, हो जाएगी ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग। अब ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग जो होती है वो आप अपने एफएमटी में पढ़ेंगे पूरी, ठीक है। तो एफएमटी में जैसे ये गौतम विश्वास बुक से ले रखा है, तो अपने को बता, आप देखो ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग हो गई तो पेशेंट के साइन और सिम्टम क्या आने चाहिए। अपने को पता ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग हो रही है तो क्या हो रहा है कि एंटीकोलिनेस्टेज एंजाइम जो है वो ब्लॉक हो गया, हुआ क्या, एसिटिल कोलिन बढ़ गया, पैरासिम्पेथेटिक एक्टिविटी बढ़ गई। और आपको अच्छे से पता है कि पैरासिम्पेथेटिक एक्टिविटी क्या होगी, क्या बढ़ेगा। अब जीआईटी पे बताओ, इंक्रीज जीआईटी पे क्या होता है, स्टिमुलेटरी आएगा इफेक्ट, तो इंक्रीज हो रहा है, सैलिवेशन इंक्रीज हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट सैलिवेशन इंक्रीज हो गया, वोमिटिंग, डायरिया, ये सब आएगा। सीवीएस पे क्या इफेक्ट आएगा, सीवीएस पे अपने को पता है इनहिबिटरी इफेक्ट आता है सीवीएस पे, तो क्या होगा, डिक्रीज कर देगा, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, ठीक है। और ये सब अपने को पता है। और ये याद रखना, ओक्यूलर इफेक्ट जो होता है इसका ब्लड विजन करवा देगा, मायोसिस, बिल्कुल मायोसिस करवा देगा, पता है अपने को। और ग्लैंड्स जो होती है उसमें क्या करता है, सिक्रेशन को क्या करेगा, उसका ग्लैंड सिक्रेशन को बढ़ा देता है, तो ये याद रखना। तो इसका निमोनिक जो है इसके देख लो, सैलाइवेशन, लेक्रीमेशन, यूरिनेशन, डायरिया, जीआईटी डिस्ट्रेस, ये सब अपने को पता है इसके। तो पेशेंट जो होता है उसमें ये सारे इसके साइन और सिम्टम आएंगे, तो जो एफएमटी में जाके आप अच्छे से क्लियरली पढ़ोगे। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग होगी, सारे साइन एंड सिम्टम क्या आएंगे, जो कि पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होने पे आते हैं, ठीक है। अब इसका इलाज क्या है, ठीक है। इलाज के लिए अपने को क्या देना पड़ेगा, अपने को पैरासिम्पेथेटिक एक्टिविटी को रोकना है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, ये सारी मस्करेनिक रिसेप्टर की एक्टिविटी देखी अभी, जैसे जीआईटी वाली, सीवीएस, तो उसको ब्लॉक करने के लिए क्या दोगे, एंटी मस्करेनिक। और एंटी मस्करेनिक मतलब क्या है, एट्रोपिन। तो अपन क्या देंगे इसमें, एट्रोपिन। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट पॉइजनिंग अपने क्या है, एट्रोपिन। और एट्रोपिन जो होती है, पर एट्रोपिन से सारे साइन एंड सिम्टम रिलीव हो जाएंगे, लेकिन जो मसल वीकनेस है वो रिलीव नहीं होगी, क्योंकि एट्रोपिन क्या है, एंटी मस्करेनिक है, वो निकोटिनिक पे काम नहीं कर रहा। तो मसल वीकनेस जो आ रही है वो ड्यू टू किसकी वजह से, निकोटिनिक एक्शन की वजह से। क्यों, निकोटिनिक एक्शन ज़्यादा हो रखा है तो उसकी वजह से मसल वीकनेस आ रखी है, वो सही नहीं कर पाएगा एट्रोपिन।
तो एट्रोपिन क्या करेगा, जिससे मान लो सैलिवेशन हो रहा है तो सिक्रेशन और वो सब कम कर देगा। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट पॉइजनिंग होगा अपना एट्रोपिन। और उसका पता कैसे चलेगा कि अब वो ड्रग जो है वो काम करना लग गई है, तो अपने को देखना है सिक्रेशन। तो मोस्ट रिलायबल और स्पेसिफिक साइन है सिक्रेशन कम हो जाएंगे। अब ये तो हुआ कि आपने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया। अब अपने को क्या करना है, कोलिन एस्टेज जो है एंजाइम, उस पर क्या लग रखा है, अभी भी ऑर्गेनोफॉस्फेट या फिर कार्बामेट की बाइंडिंग है, तो इस एंजाइम को क्या करना है, रीएक्टिवेट करना है। तो रीएक्टिवेशन के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपन यूज़ करेंगे ऑक्जिम्स। तो कोलिन एस्टेज रीएक्टिवेटर जो होते हैं वो होता है अपना ऑक्जिम्स, ये याद रखना। कोलिन एस्टेज को रीएक्टिवेट करने वाला कौन होगा, ऑक्जिम। तो ऑक्जिम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रीएक्टिवेटर। तो ऑक्जिम जो होते हैं उसके एग्जाम्पल याद रखना, प्रालिडियोक्सिम और डाई एसिटाइल मोनोऑक्सिम, दोनों याद रखना। और ये जो प्रालिडियोक्सिम होते हैं इसको अपन 2PAM भी बोलते हैं। ये पेरिफ्री पे एक्ट करता है, जबकि डाइएसिटाइल पेरिफेरल और सेंट्रल दोनों पे एक्ट करता है। पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग और कार्बामेट पॉइजनिंग, एट्रोपिन तो सिम्टोमेटिक दोनों में करेगा ट्रीटमेंट, क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ मस्करेनिक रिसेप्टर पे जाके एसिटिल कोलिन को अपोज करना है। लेकिन कोलिन एस्टेज रीएक्टिवेशन में क्या करना है, कोलिन पे जो बाइंड हो रखा है ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट, उसको हटाना है। तो ऑक्जिम जो होता है वो सिर्फ ऑर्गेनोफॉस्फेट को हटा पाएगा, वो कार्बामेट अगर बाइंड हो रखा है तो उसको नहीं हटा पाता। क्यों नहीं हटा पाता अभी देखेंगे। तो कोलिन एस्टेज रीएक्टिवेटर ऑक्जिम जो है दे आर इफेक्टिव ओनली इन ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। देखो ये ऑर्गेनोफॉस्फेट पहले तो बात होता कैसे बाइंड, जो एस्ट्रिक साइड जो है इसकी, एस्ट्रिक साइड जो है इसकी, ठीक है, एस्ट्रिक साइड जो होती है इस पर क्या होता है, ये बाइंड रहता है ऑर्गेनोफॉस्फेट। और एनाइनिक साइड जो होती है इसकी फ्री है। और ऑक्जिम जो होता है उसको बाइंड करने के लिए चाहिए होती है एनाइनिक साइड, ये याद रखना। तो ऑक्जिम जो होता है उसको बाइंड करने के लिए एनाइनिक साइड चाहिए। तो ऑक्जिम आएगा, एनाइनिक साइड पे ऑक्जिम बाइंड किया। अब इस ऑक्जिम ने क्या किया, ऑर्गेनोफॉस्फेट के साथ अपना एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन किया, और ये बॉन्ड फॉर्मेशन करके इसने ऑर्गेनोफॉस्फेट को यहाँ से रिमूव कर लिया, और कोलिन एस्टेज एंजाइम का क्या हुआ, रिएक्टिवेशन हो गया। लेकिन कार्बामेट का नहीं होता। कार्बामेट के साथ दिक्कत क्या है, तो कार्बामेट जो होता है उसमें नेगेटिव साइड फ्री नहीं है, यानी कि जो ऑक्जिम जो है उसको अटैच होने के लिए साइट ही नहीं है। कार्बामेट जो होता है एस्ट्रिक साइड और एनाइनिक साइड दोनों को कवर करके बैठा है, तो इट विल ऑक्यूपाई द बोथ साइड। तो ऑक्जिम जो है उसके पास क्या है, एनाइनिक साइट ही नहीं है। तो जब साइट नहीं तो बाइंड नहीं होगा, बाइंड नहीं होगा तो इफेक्टिव नहीं होगा। तो एट्रोपिन दोनों में दे दो, ड्रग ऑफ चॉइस है दोनों के लिए। जबकि कोलिन एस्टेज रीएक्टिवेटर जो ऑक्जिम यूज होता है वो सिर्फ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में होगा, कार्बामेट पॉइजनिंग में इसका कोई रोल नहीं है। तो ये हो गया, ठीक है।